कल्पना उसे रोकते हुए कहती है, पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो ना। उसकी बात सुनकर वीर हल्का सा मुस्कुराता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमारे कमरे के बगल में जो पुल है उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है और जो रोमांस हमने दिल्ली में अधूरा छोड़ दिया था आज उसे पूरा करने का भी समय आ गया है। कहकर उसे एक बिगनी ला कर देता है जो उसने कल्पना के लिए पहले ही खरीद लिया था। कल्पना उसके बर्ताव को देखकर कहती है, मैं नहीं पहन रही इसे। वीर उसे कमर से पकड़कर उसके गले पर किस करते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो अब कोई दूसरा ऑप्शंस भी नहीं है मेरी जान, तो चलो जस्ट एंजॉय। कहकर उसे वह बिगनी देता है और वॉशरूम में ढकेल देता है। कुछ देर बाद कल्पना बाथरोब पहनकर बाहर आती है तो फिर उसके पास जाता है और उसे खींचकर अपने करीब लाकर उसके होठों पर अपने होठ रख कुछ मिनट उसे किस करता है और उसके बाथरोब के रस्सी को खोल देता है और उसे खुद से दूर कर पीछे से उसके बाथरोब को पकड़कर खींचता है, जिस कारण उसका बाथरोब उतर जाता है। उसके उतरते ही वीर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और उसके कमर को सहला कर कहता है, तुम तो सच में काफ़ी खूबसूरत हो। कल्पना की पतली कमर, उसके गोरे चिट्ठे पैर और उसका वह उभरा हुआ सीना जो वीर को बेचैन कर रहा था, वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेटकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। रात होने के कारण स्विमिंग पूल का पानी हल्का ठंडा था। कल्पना अपने दोनों हाथ वीर के गले में बांधी हुई थी। वीर उसके गले को पकड़ता है और अपने चेहरे को उसके चेहरे के पास लाकर उसके होठों के खिलाफ कहता है, आज हम दोनों पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। कल्पना थोड़ा सा झिझकते हुए कहती है, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो वह ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि एक बार में ही सब कुछ नहीं हो जाता। या फिर यह कह सकते हैं कि हर कोई एक ही बार में कंसीव नहीं कर लेता, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारा बेबी आता भी है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्पना उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, यह बात नहीं है। वीर उसके गले को सहलाते हुए कहता है, तो क्या बात है। उसके ऐसे सहलाने से कल्पना को गर्माहट सी महसूस होने लगती है। वह लंबी लंबी सांसें लेती है। यह देखकर वीर उसके मर गले को सहलाने लगता है और अपने गर्म सांसें उसके शरीर में छोड़ने लगता है, जिस कारण कल्पना को और भी ज़्यादा बेचैनी हो रही है। वह जल्दी से कहती है, मैं अपनी पढ़ाई को पूरी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर भी जो अब तक उसे बस चिढ़ा रहा था, वह उसके गले पर जोर से काटता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि तुम अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आज़ाद भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो और जब तक तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और ना ही तुम मुझे बता सकती, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। उसकी बात सुनकर कल्पना उसके कान के पास जाती है और धीरे से अपनी
सांस छोड़कर कहती है, मैं तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर वीर उसे कमर से पकड़कर पुल में ले जाता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसके पेट पर किस करता है। कल्पना की आह निकल जाती है। वीर उसे पानी में छोड़ देता है और खुद पानी में डूब जो कि उसने टी शर्ट पहन रखा था उसे निकाल जाता है। उसकी मस्कुलर बॉडी पानी में किसी मरमेड की तरह लग रही थी। कल्पना जो हमेशा उससे दूर भागती रहती थी, वह पानी के अंदर उसके स्लिम बॉडी को छूती है तो वीर अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखता है और उसके बाल को पकड़कर पानी के अंदर ही अपने करीब खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके दोनों पैरों को फैलाकर अपने पैरों से लपेट लेता है। जब कल्पना को कोई सख्त चीज़ महसूस होती है तो वह वीर की तरफ देखती है जो अपनी आंखें बंद करे बस उसे किस कर रहा था। कल्पना को अचानक ठंड लगने लगती है। अचानक वीर को अपनी बॉडी में कुछ बदलाव सा महसूस होता है। वह जल्दी से पानी से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र आसमान में जाती है जहाँ पर बादल मंडरा रहे थे और चांद आज पूरे गोलाकार में चमक रहा था। वीर कल्पना की तरफ देखता है और कहता है, फिर कभी, कहकर वह जाने लगता है तो कल्पना उसके हाथों को पकड़कर अपने पास खींचती है और कहती है, नहीं, अगर तुम चले गए तो दोबारा मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे एहसास की ज़रूरत है और आज मैं खुद को तुम्हें पूरी तरीके से सौंपना चाहती हूँ। वीर अपने हाथों को झटकते हुए गुस्से से कहता है, देखो कल्पना, मुझे बाहर जाना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। समझो मेरी बात को। हो सकता है मैं तुम्हें ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा दूं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। कहते हुए वह उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। कल्पना उसे गले लगाते हुए कहती है, हम जिससे प्यार करते हैं उसे कभी दर्द में नहीं देख सकते। और दूसरी बात, मुझे तो तुम पर पूरा यकीन है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कहकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। वीर की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसके नाखून लंबे हो रहे थे। वह तो भूल चुका था कि आज अमावस्या है और एक भेड़िया के लिए अमावस्या की रात कितना ही भयानक होता है। इसलिए वह कल्पना से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्पना तो उसे खुद से दूर जाने ही नहीं दे रही थी। जब वीर से बर्दाश्त नहीं होता तो वह कल्पना के बालों को कस के पकड़ता है और उसके होठों पर बुरी तरीके से किस करने लगता है। कल्पना उसके बालों को सहलाती है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगती है। उसके ऐसे करने से वीर की बॉडी में गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी और किसी की जान लेने की इच्छा भी। वीर कल्पना को अपनी बाहों में उठाता है और वापस कमरे में ले जाता है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी कम पड़ रही थी। वह तुरंत कर्टन को बंद कर देता है और लाइट को भी बंद कर देता है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी अभी भी कॉटन से छनकर आ रही थी, हल्की सी। कल्पना उसे रिलैक्स कराते हुए कहती है, हुआ क्या है, तुम्हें यह बताओ तो ज़रा, अभी तो ठीक थे। वीर उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कहते हुए
उसकी आवाज़ थोड़ी सी डरावनी हो चुकी थी। कल्पना तो जैसे उसकी बात थी नहीं मान रही थी। वह उसके गले को पकड़ती है और उसे अपने करीब लाकर कहती है, मैंने तुम्हें खुद को सौंपने का ख्याल अपने मन में बना लिया है और अब मैं ना ही तुम्हें खुद से दूर करना चाहती हूँ और ना ही खुद तुमसे दूर रहना चाहती। कहकर वह उसके होठों पर किस करने लगती है। वीर की पकड़ उसके कमर पर कप जाती है और वह उसकी बिगनी की डोर को खोल देता है, जिस कारण कल्पना का अपर बॉडी का हिस्सा खुल जाता है। फिर वह वीर अपने नाखून देखता है जो लंबे हो रहे थे। वह अपने हाथों को कसकर बंद कर लेता है। उसके बाद जब वह अपने आप हाथ को खोलता है तो उसके हाथ अब थोड़ी नॉर्मल नज़र आ रहे थे। तभी कल्पना के लोअर पार्ट को जब वह टच करता है तो उसे महसूस होता है कि कल्पना पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। वह अपने हाथ से उसके उभरे हुए होठों को सहलाता है, जिस कारण कल्पना की सांसें ऊपर से नीचे होने लगती हैं और उसका उभरा हुआ सीना ऊपर से नीचे हो रहा था। यह देखकर वीर का गला सूखने लगता है। वीर कल्पना की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम रेडी हो? कल्पना बस धीरे से हाँ कहती है। वीर झुककर उसके होठों पर किस करता है और अपने उंगलियों को उसके उभरे होठों पर सहलाते हुए घुमाने लगता है। कल्पना बेचैनी से वीर के कंधे पर अपने नाखूनों को गड़ा रही थी। वीर उसके पेट पर किस करते हुए उसके पीछे पलट देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। कुछ देर बाद जब वह कल्पना में पूरी तरीके से समा जाता है तो कल्पना की चीख उस कमरे में गूंज उठती है। वीर उसे वापस सीधा करता है और उसके उभरे होठों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन इतना दर्द तो तुम्हें झेलना होगा। आखिर तुमने मुझे सीड्यूस किया है। कहकर वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर हल्का खून के धब्बे लगे हुए। वह जल्दी से अपनी नज़रें हटा लेता है और कल्पना को फिर से किस करने लगता है। कुछ देर बाद जो कल्पना की दर्द थी वह कहीं गायब हो जाती है और वह सिसकियाँ लेने लगती है। काफ़ी समय तक प्यार करने के बाद वीर उसे गले से लगाकर सो जाता है और जब कल्पना नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो फिर सो चुका था। कल्पना मुस्कुराती है लेकिन उसकी मुस्कुराहट काफ़ी जहरीली थी। फिर वह वीर को खुद से अलग करती है और वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक शॉर्ट इनर और शॉर्ट जीन्स पहनकर बाहर आती है और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांधकर घड़ी की तरफ देखती है जो रात के 2 बजा रहा था। कल्पना एक गहरी सांस लेती है और कमरे से बाहर जाकर किचन से फ्रिज को खोलकर आइस क्यूब निकालती है और उसे पकड़कर अपने पेट को थोड़ा ढीला करके उसके अंदर डाल देती है। उसके साथ ही उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ वेद अपने को तकलीफ ना पहुंचाने के लिए उसे रिजॉर्ट के खाली कमरे के अंदर चला गया था, क्योंकि उसे ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि उस कमरे के बाहर कोई खड़ा है। जब वह चिल्लाकर कहता है, कौन हो, तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आता और गुस्से से कहता है, जो कोई भी है, अगर अपनी मौत को न्योता नहीं देना चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती।
जब गौर से देखता है वेद तो उस कमरे के होल से उसे लाल लाल आंखें नजर आती हैं जो कि उसे ही घूर रहा था। वेद कहता है, कौन है वहाँ पे? यह कहकर वह दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। सभी तो लोग अपनी तकलीफ में हैं, कैसे भी करके कम करते हैं। तो वहीं शौर्य और ऐश्वर्या एक साथ बाथरूम में घुसे हुए थे क्योंकि आज उनका फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका था और ऐश्वर्या की सिसकियाँ उस वाशरूम में गूंज रही थीं जिस कारण शौर्य और ज़्यादा बेचैन हो रहा था। शौर्य कहता है, तुमने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। ऐश्वर्या कहती है, मेरे पास इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं था। किसी की जान लेने से अच्छा मैं किसी को अपनी जान दे दूं। यह कहकर वह उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। शौर्य उसे बार बार परेशान कर रहा था जिस कारण ऐश्वर्या उसे बाथटब में बैठा देती थी और खुद उसके ऊपर अपने पैर उसके कमर पर लपेट देती थी और अपनी कमर हिलाते हुए उसके होंठों पर किस करने लगती है। जब शौर्य उसकी यह हरकत देखता है तो कहता है, कंट्रोल करो, कल तुम्हारा कंसर्ट है। ऐश्वर्या कहती है, तुम्हें पा लिया है ना, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस तुम्हें अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। शौर्य उसे पलटता है और अपनी स्पीड दोगुनी करते हुए आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह वेद जब अपने कमरे में जाता है तो वह अपने बेड पर औनी लेटी हुई थी। जब उसके करीब जाता है तो उसके नाक पर खून की खुशबू आती है और जब उसकी तरफ देखता है तो वह हैरान सा हो जाता है।